Hello dear students, today I am going to tell you about chapter 6, The Making of a Scientist by Robert W. Patterson. बेटा इस चैप्टर में हम रिचर्ड एब्राइट जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे छोटे से उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी और किस तरह वो एक बड़े साइंटिस्ट बने। रिचर्ड एब्राइट के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। जो रिचर्ड थे छोटे से उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी और उसके बाद उनको बटरफ्लाइज़, पत्थरों से, फॉसिल से और सिक्कों से बहुत प्यार था। ये सब कलेक्ट करते थे वो, और वो शाम के समय तारों को भी निहारते थे। उसको कहते हैं स्टार गेज़र, शाम के समय जो तारों को देखता है और आनंद लेता है। लेकिन उसका सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बटरफ्लाइज़ में था और वहीं से उसकी दुनिया बदल गई। रिचर्ड एब्राइट अपने माता पिता के एक ही बेटे थे और रिचर्ड जब बहुत छोटा था, 3rd क्लास में था, तो उसके फादर की डेथ हो गई। तो रिचर्ड की माँ ने ही पूरा घर का कार्यभार संभाला और अपने बेटे को एक साइंटिस्ट बनाया। तो जब वो स्कूल में था और कॉलेज में था तो रिचर्ड एब्राइट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको काफ़ी सारे प्राइजेस मिले और उसने काफ़ी सारी डिस्कवरीज़ भी की। लेकिन जो उसका डिस्कवरी का क्षेत्र था वो बटरफ्लाइज़ के माध्यम से शुरू हुआ उसके लिए। जब वो 22 ईयर्स के थे रिचर्ड एब्राइट, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रचनात्मक थ्योरी विश्व को प्रदान की। रिचर्ड एब्राइट और उसके जो रूममेट थे जेम्स वॉन्ग, उन्होंने एक थ्योरी दुनिया को दी और जो ये थ्योरी थी वो एक जर्नल में पब्लिश हुई। जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और ये पहली बार हुआ जब रिचर्ड एब्राइट और उनके रूममेट जेम्स वॉन्ग ने विश्व को इतनी बड़ी बात, रहस्य बताया अपनी एक थ्योरी के ज़रिए। और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि रिचर्ड एब्राइट किस प्रकार एक महान वैज्ञानिक बने। जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि रिचर्ड अपने माता पिता का एक पुत्र था और जो वह बचपन में था तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था। तो वो बटरफ्लाइज़ इकट्ठा करता था, जैसे मैंने आपको बताया, क्वाइंस वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स, और वो शाम के समय तारों को भी निहारता था। उसको बहुत आनंद आता था और उसको जो उसकी साइंस के क्षेत्र में जो शुरुआत है वो बटरफ्लाइज़ के माध्यम से हुआ, तितलियों के माध्यम से हुआ। और अभी वो बहुत छोटा था, किंडरगार्टन में पढ़ता था, लेकिन तितलियाँ उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। जब रिचर्ड एब्राइट 1st क्लास में थे तभी से उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी जो एक साइंटिस्ट के अंदर होती है। बेटा एक वैज्ञानिक के अंदर क्या है? एक वैज्ञानिक के अंदर जिज्ञासा होती है, उसके अंदर ज्ञान की ललक होती है, उसको हर चीज़ का उसको जानने की इच्छा होती है कि ये जो चीज़ है ये ऐसी क्यों है। तो ये जो जिज्ञासा थी ये रिचर्ड को बहुत बचपन से ही उसके अंदर थी। उसका दिमाग भी बहुत शार्प था, वो बहुत ब्रिलियंट था और उसकी मदर उसको बहुत एनकरेज करती थी, बहुत सारा प्रोत्साहन देती थी कि वेरी गुड बेटा, नई नई चीज़ ज़िंदगी में सीखना चाहिए, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है। इस प्रकार रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उसका पूरा साथ दिया। उसके बाद उसकी माँ ने उसके लिए एक टेलीस्कोप लेके आया, माइक्रोस्कोप लेके आया, कैमराज लेके आया। तो उसकी माँ ने अपने बच्चे का प्रोत्साहवर्धन किया और काफ़ी सारी चीज़ें उसको लाके दी कि जो उसके बच्चे की क्यूरियोसिटी है वो समाप्त ना हो, और दिन पे दिन उसके बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। और उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे का फ्रेंड मैं ही हूँ, मैं ही अपने बेटे की फ्रेंड हूँ। जब तक कि उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया तो मेरा बेटा मेरे साथ ही खेलता था। एक बार की बात है, मुझे याद है रिचर्ड एब्राइट की बचपन की। ही वॉज़ माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर हैड डाइड व्हेन रिचर्ड वॉज इन 3rd ग्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था 3rd क्लास में रिचर्ड एब्राइट के फादर की डेथ हुई थी और अब रिचर्ड की मम्मी और वो अकेले रहते हैं। और उसके बाद उसकी माँ ने उसका पूरा ध्यान दिया और उसकी मम्मी ने उसकी बहुत हेल्प की, उसको लर्न करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए। जो कुछ भी रिचर्ड चाहता था, पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था, उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसकी माँ ने उसका बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि रिचर्ड एब्राइट की बचपन से ही तितलियों में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो जब स्कूल में थे, 2nd क्लास में थे, तब से ही उन्होंने बटरफ्लाइज़ की 25 स्पीसीज़ कलेक्ट की।
कितनी बड़ी बात है ना। अपने घर के आसपास उसने 25 प्रकार की तितलियों को कलेक्ट किया और उसके बाद उसको क्या लगा, तो उसकी मम्मी को लगा कि मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उसकी माँ ने उसके लिए एक बुक ला के दी। कितनी बड़ी बात है, रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उसको एक बुक ला के दी। बेटा बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। बेटा मोनार्क एक्स एक बटरफ्लाई का नाम है। तो ये जो बुक थी उसमें मोनार्क एक्स बटरफ्लाई के बारे में लिखा था कि ये जो बटरफ्लाइज हैं ये सेंट्रल एशिया में माइग्रेट कब करती हैं, क्यों करती हैं। और बेटा इस किताब ने रिचर्ड एब्राइट की ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद उसने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया और एक डॉक्टर हैं डॉक्टर फेड्रिक्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने भी बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया क्योंकि वो डॉक्टर फेड्रिक की मदद करना चाहते थे। डॉक्टर फेड्रिक जानना चाहते थे कि ये जो मोनार्क एक्स बटरफ्लाइज हैं ये सेंट्रल अमेरिका में क्यों ट्रैवल करती हैं या किस प्रकार करती हैं। और कितनी बड़ी बात है, रिचर्ड एब्राइट की मदर ने इस डॉक्टर को, जो रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर फेड्रिक्स को, लेटर लिखा और अपने बेटे के इंटरेस्ट के बारे में बताया। अब उसके बाद बहुत बड़ी बात हुई कि उसने सोचा कि एक एक करके बटरफ्लाई पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। सो एब्राइट ने क्या किया, अपने ही घर में बटरफ्लाइज की ग्रोथ उसने स्टार्ट कर दी। तो उसने एक फ़ीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और उसके काफ़ी सारे अंडों को अपने ही घर के बेसमेंट में नीचे उन अंडों को बटरफ्लाइज में उसने हैचिंग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद उसने उन बटरफ्लाइज के पंखों को टैग करना स्टार्ट किया, विंग्स को टैग करना स्टार्ट किया। लेकिन उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला है और उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट इससे ख़त्म होने लगा और उसको ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। इतने सारे सालों में केवल 2 ही बटरफ्लाई ऐसी थी जो उसने टैग की थी, उनको दोबारा वो वापस पकड़ पाया। और ये जो बटरफ्लाई थी ये 75 माइल्स दूर भी उसके घर से नहीं गई थी। तो इस प्रकार उसने जाना और आगे देखते हैं उसने क्या किया, रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया। जब रिचर्ड एब्राइट 7th क्लास में थे तो उनको पता चला कि एक साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और साइंस फेयर हो रहा है, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। तो उसने क्या किया बेटा, उसने एक फ्रॉक का टिश्यू लिया और उस फ्रॉक टिश्यू को एक स्लाइड में रखा और वो वहाँ पे प्रेजेंट किया। इसको कोई प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि इसने देखा कि जो और लोग थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए। अगले साल फिर रिचर्ड एब्राइट ने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया जो कि बटरफ्लाई से रिलेटेड था। उसने डॉक्टर फेड्रिक को भी लेटर लिखा और काफ़ी सारे सजेशंस उसको मिले। डॉक्टर फेड्रिक ने उसे काफ़ी सारे सजेशंस लिखे और 10th क्लास तक जो रिचर्ड एब्राइट है उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उसको काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्राइजेस मिले। उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने काफ़ी सारी डिस्कवरीज़ की, लेकिन हमारे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्कवरी हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। सो अपनी थ्योरी में रिचर्ड एब्राइट ने इस बात को प्रूव किया कि जो ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस में सेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रोल करता है और इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस। और उसने कहा, ये भी आइडियाज़ दिया विश्व को कि अगर हम सेल का अच्छे ढंग से स्टडी करें तो काफ़ी मुश्किल जो बीमारियाँ होती हैं, भयानक बीमारियाँ होती हैं, अगर हमें पहला पता चल जाए तो हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं। रिचर्ड एब्राइट जो इंटरेस्टेड थे साइंस के फील्ड में, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी, और मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी साइंस की ये दुनिया, विज्ञान की ये दुनिया बेटा उनके लिए कैसे खुली, बटरफ्लाइज के माध्यम से, तितलियों के माध्यम से। बट ही फाउंड टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया उनके और इंटरेस्ट क्या थे, आप बता पाएंगे? वेरी गुड, स्टार गेजिंग। तो वो अपने खाली समय में रात के समय में तारों को निहारते थे, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, प्लेजर उनको मिलता था। और इसके अलावा एक बहुत अच्छे वो वक्ता थे, पब्लिक स्पीकर, मतलब जो अच्छे वक्ता होते हैं उसको पब्लिक स्पीकर कहते हैं। डिबेट मतलब वार्तालाप जो होती है, गोष्ठियाँ जो होती है उसमें अपने बातों को रखना। तो वो एक बहुत अच्छे डिबेट भी करते थे, वो एक बहुत अच्छे वक्ता थे और वो एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट कौन होता है बेटा? कैनो मतलब जो नौका चलाता है, नौका चलाने वाले व्यक्ति को हम कैनोइस्ट कहते हैं। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और बहुत बड़ी बात हमें पता चलती है, वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। और वो फ़ोटोज़ किसकी लेते थे? प्रकृति की या वैज्ञानिक क्षेत्र में। रिचर्ड
अपने स्कूली समय में, अपने बचपन में पहले से ही उनका जो स्वभाव रहा वो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट थे, एक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अग्रसर होने वाले स्टूडेंट थे। एंड उसके बाद ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग प्राइजेस, ही वोन ओनली बिकॉज ही ट्राई टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। कितनी बड़ी बात हमें पता चल रही है बेटा कि रिचर्ड एब्राइट जो प्रतियोगिता में भाग लेते थे वो जीतने के लिए नहीं लेते थे, वो भाग लेते थे अपना बेस्ट करने के लिए, अपना बेस्ट दिखाने के लिए। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बनाने में सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि जिसको वैज्ञानिक बनना है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमेशा अपना बेस्ट करना चाहते हैं, अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं। स्टार्ट विथ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी and mix it in the will to win the right reasons. एब्राइट हैज़ ऑल दिस क्वालिटीज़ इन हिम। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है कि एक साइंटिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए। एक साइंटिस्ट के अंदर सबसे पहली बात उसका जो माइंड है, उसकी जो समझ है वो ब्रिलियंट होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और उसके बाद अगर उसका मस्तिष्क उसका साथ देता है, वो ब्रिलियंट है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो तीसरी चीज़ जो एक साइंटिस्ट को बनाती है वो है उसकी विल पावर, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ शक्ति। अगर किसी व्यक्ति के अंदर उसका मस्तिष्क शार्प है, उसका माइंड ब्रिलियंट है, उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो वो इन तीनों क्वालिटीज़ के माध्यम से विज्ञान बन सकता है। सो एब्राइट हैज़ ऑल दिस क्वालिटीज़ इन हिम। और जो रिचर्ड एब्राइट हैं उसके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ थी। सो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर से आपको ये सीखना चाहिए कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और अगर आपके अंदर ये है तो आप भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।